बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं उसी तरह के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट। उससे रिलेटेड मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, उसमें कुछ कमेंट्स आए थे। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट जब हम बात करते हैं तो वो हम एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट को इनिशियली जब रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में तो जो कॉस्ट टू एक्वायर है, इनिशियली जितनी कॉस्ट उस एसेट को एक्वायर करने में इनकर हुई है, वो सारी कॉस्ट जो है वो उस एसेट का अमाउंट होगा, उस एसेट की वैल्यू होगी जिस वक्त आप एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। अब एक दफ़ा आपने एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो जब आप सब्सीक्वेंट ईयर्स में इस एसेट को, जैसे कि एक साल गुजरने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो एसेट की कॉस्ट आपकी बुक्स में सेम रहेगी, वही रहेगी जब आपने उसको इनिशियली एक्वायर किया था, जो और जिस पे आपने उसको रिकॉर्ड किया था वही रहेगी। हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ गई हो या कम हो गई हो, ठीक है, वो चेंज हो गई होगी, लेकिन आपकी बुक्स में वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा। ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। ऐसा नहीं है कि सब्सीक्वेंट ईयर्स में आप उसकी मार्केट वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट करें अपनी बुक्स में और कहें कि क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन ये कहते हैं कि जिस कॉस्ट के ऊपर एसेट को एक्वायर किया है उसी पे उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसी को प्रेजेंट करेंगे ईयर ओवर ईयर, ठीक है। अच्छा, ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप कि अभी ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे अकाउंटिंग में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लैरिफाई होगा। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। आज हम बात करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली रेवेन्यू और कॉस्ट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट समझने आप कि मैचिंग द रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें, आपका प्रॉफिट कैसे डिटरमिन होता है? रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस, जो रिजल्टिंग फैक्टर आएगा आप वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे रेवेन्यूज़ भी रिकॉर्ड हों और जो उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं वो भी सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हों, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की थी जर्नल बनाने की और जर्नल लेजर बनाने की। उसमें हमने एक एक एंट्री रिकॉर्ड की थी कि सेल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। जब मैंने बताया था कि जब भी सेल ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री हो तो आप ऑटोमेटिकली कॉस्ट की रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो हमने वहाँ पे सेल की रिकॉर्डिंग ये की थी कि सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई थी और हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया था, और इसके साथ साथ हमने एक एंट्री की थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गई थी और हमारी इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई थी। तो ये क्या था? ये था कि हमने जब उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उस सेल से रिलेटेड जब हमने पूरा रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया, यानी कि सेल की एंट्री कर ली, तो अब उस ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट एलिमेंट है वो भी रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको जगह जगह अकाउंटिंग में नज़र आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन की बात होती है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन जो है, जब आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो कॉस्ट्स होंगी वो भी सेम पीरियड में रिकग्नाइज करनी होंगी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकग्नाइज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, ये जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की ये ट्रेडिंग बिजनेस की थी कि हमने इन्वेंट्री सेल की। इन्वेंट्री जब सेल की तो रेवेन्यू रिकॉर्ड उस वक्त किया जब हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है। अब हमारे पास से तो गुड्स या इन्वेंट्री चली गई, हमने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हम उसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन के भी खैर मुख्तलिफ
मेथड्स हैं और ये बड़ा डिटेल टॉपिक है और अकाउंटिंग में इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए ये है कि जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट हैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो भी आपको सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करनी होंगी, ताकि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये इंटैक्ट रहे और आपका प्रॉफिट डिटर्मिनेशन जो है उस पर्टिकुलर पीरियड की ये सही तौर पे हो जाए। ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू रिकग्निशन के मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस है जहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है, तो वहाँ पे तो नॉर्मली जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर करते हैं। जिस वक्त गुड्स डिलीवर हो गई तो वो कस्टमर के पास चली गई गुड्स, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कस्टमर को ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, आप उस पॉइंट पे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके पैसे भी फ़ौरन उस वक्त कस्टमर पे करे। अगर अपने क्रेडिट पे बेचा है तो कुछ अर्से बाद उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हम रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह से एग्जांपल ले लें, अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री की कि जब सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं तो उसमें तो जो काम किया जा रहा होता है वही एक तरह से आपकी कॉस्ट होती है, तो उसमें रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होगा? तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है उतनी हम उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एक कंप्यूट करते हैं कि कितना जो है काम हो गया है, और उसको फिर जो है ना जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है उससे मल्टीप्लाई करके उतना रेवेन्यू हम रिकग्नाइज़ करते रहते हैं, क्यों, और कॉस्ट भी साथ साथ उतनी रिकग्नाइज़ करते रहते हैं। तो ये बस एक एग्जांपल है, अभी इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज़ करने के। ये एक है बहुत बड़ा टॉपिक है अकाउंटिंग के अंदर और इसकी डिटेल बाद में आएगी। अच्छा, इसी तरह से जो मैंने आपको बताया मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कॉस्ट को जो है वो एलोकेट करना, ठीक है, यही जैसे एग्जांपल अभी लें, वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात मैंने करी। अब जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो पाते, उसमें 3-4 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अब कोई इस बात का तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब पूरा प्रोजेक्ट 4 साल बाद कंप्लीट होगा तो क्या उसका रेवेन्यू उस वक्त रिकग्नाइज होगा, और जो कॉस्ट हम इनकर किए जा रहे हैं उसमें ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट वो उस कॉस्ट का क्या होगा। तो उसमें भी वहीं एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ही जो आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है वो इसीलिए है कि आपकी कॉस्ट चूँकि इनकर होती जाती है तो इसलिए उसके अगेंस्ट आप रेवेन्यू भी लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसको जो है एसेट के केस में भी आप देख सकते हैं। जब हम फिक्स एसेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का। जो भी फिक्स एसेट होता है उसके अगेंस्ट एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बैकग्राउंड में जो जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ही जो है ना वो काम कर रहा होता है। वो ये होता है कि जब एक एसेट है, एक फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, वो आपके बिज़नेस में रन हो रही है, यूज़ हो रही है, और उससे आप बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं, और वो बेनिफिट किस तरह से है कि आप उससे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन जो हो रही है वो उसको आप सेल करते हैं और उसका रेवेन्यू आ जाता है, और जो भी कॉस्ट है आप रिकॉर्ड कर देते हैं। तो एसेट जो है वो आपको एक बेनिफिट दे रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ही ये होता है कि उस एसेट के अगेंस्ट एक एक्सपेंस भी होना चाहिए, इसीलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट के अगेंस्ट। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पे अकाउंटिंग में यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? ये नॉन कैश आइटम होता है, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये किसी को पे नहीं किया जाता, लेकिन ये अकाउंटिंग में फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट हर साल एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट है इसके बैक एंड पे वो यही है कि जब आप एक बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक कॉस्ट भी रिकग्नाइज करनी चाहिए। तो ये जस्ट इट वाज एन एग्जांपल। फिक्स एसेट्स को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस होगी डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक, तो ये हो गया आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी से जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पे भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। जैसे आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ करते हैं जब आप उसको अर्न कर लेते हैं,
इसी तरह से कॉस्ट में भी है कि जब आप कॉस्ट इनकर कर लेते हैं तो उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपने उसको पे किया हुआ है या नहीं। और रेवेन्यू का भी यही है कि जब आप अर्न कर लेते हैं तो उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपने कस्टमर से पैसे रिसीव किए भी हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो आपको अकाउंटिंग में सब जगह यूज़ होते हुए नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, एक प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी की जो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं तो उसमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, सब चीज़ें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं वो उसकी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ईयर टू ईयर, ईयर ओवर ईयर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर ये कंसिस्टेंट ना हो तो फिर जो अकाउंटिंग रिज़ल्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो जो है ना सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन करी तो आप वो जो मैंने बताया था आपको कि कंपैरिजन करते हैं यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट बिजनेसेस का, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा अगर सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर आप 5 साल के रिजल्ट्स कंपेयर कर रहे हैं किसी 2 कंपनीज़ के, 2 बिजनेस के, तो ये ज़रूरी है कि सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हों। ठीक है, अभी मैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो स्टेज अभी नहीं आई है हमारे कोर्स में। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी देयर एंड इट शुड बी अप्लाइड ईयर ओवर ईयर। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड है और अकाउंटिंग में आपको नज़र आएगा हर जगह पे। ठीक है, तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। जो भी अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज थी, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, यहाँ तक हम उसको मोर और लेस कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, जर्नल में रिकॉर्ड करना देखेंगे उसको जैसे हमने पहले देखा था, और जर्नल लेजर की हम बात करेंगे और ट्रायल बैलेंस फॉर्म करेंगे। कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हमने पहले नहीं देखी थी वो अब हम देखेंगे। तो अगर अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।